आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि टेंसेज को लेकर परेशान रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि टेंसेज को पढ़ने का सही वे क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में हम कुछ भी रटेंगे नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, आपको वीडियो को बस ध्यान से देखना है, ठीक है। और देखिए यहां पर आप ये चीज तो सभी जानते हैं कि टेंस जो हैं वो आपके क्या है, चार भागों में डिवाइड होते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, इनको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका इंडेफिनेट, एक होता है आपका कंटिन्यूअस, एक होता है आपका परफेक्ट और एक होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। यही चार भाग होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। इन तीनों जो टेंसेज हैं, इन तीनों के ये चार भाग होते हैं। और बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये परफेक्ट टेंस है, इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस है। तो आज के बाद कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर ना आपको सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक रूल याद रखना है, ठीक है। जब आप किसी भी सेंटेंस को देखोगे, किसी भी वाक्य को देखोगे और यदि आपको उसका टेंस पता करना है, उसका सब्जेक्ट पता करना है, उसकी वर्ब पता करनी है, उसका ऑब्जेक्ट पता करना है, तो आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। वो क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट को। तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, जो काम को करता है। आपका जो वाक्य है उसमें कुछ ना कुछ काम तो हो रहा होगा, है ना। तो उसको, जो काम को उसको करता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है, जो उस काम को करता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब। यहां पर मैंने हेल्पिंग वर्ब के बराबर में एक चीज लिखी हुई है जिसका मतलब है टाइम। तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये ही है जो आपके सेंटेंस के टाइम को बताएगी, आपके सेंटेंस के समय को बताएगी कि ये जो काम इस सेंटेंस में हुआ है ये कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ठीक है। ये बात आपकी हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगी आपके सेंटेंस में। आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है जो मैं भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। और आपकी हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी हैं? जैसे इजएमआर हो गया, वाजवर हो गया, हैजैव हो गया, डूडज हो गया, ये आपकी सब हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती हैं, ठीक है। तो यही हैं जो आपके जो वाक्य है उसके समय के बारे में बताती हैं। और जो आपकी वर्ब है, ये वो होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है ना, आपके सेंटेंस में जो भी काम हुआ है, ठीक है, वो ही आपकी वर्ब है। और जिसने वो काम किया है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर काम किया जाता है या फिर जिस पर काम के होने का प्रभाव पड़ता है, जिस पर काम के होने का असर पड़ता है, वो ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इस पढ़ाने का असर किस पर हो रहा है? आप बताइए। आप पर हो रहा है ना, आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। काम कर कौन रहा है? मैं काम को कर रहा हूं, है ना। तो मैं यहां पर सब्जेक्ट हूं, काम जो हो रहा है उसे हम वर्ब कहेंगे। और इस काम का असर हो किस पर रहा है? आप पर हो रहा है, तो आप इसके ऑब्जेक्ट हैं। और ये जो काम है ये कंटिन्यूटी में अभी चल ही रहा है, अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा ही रहा हूं। तो ये सब चीज क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आएंगी। तो हमें इजएमआर का इस्तेमाल करना है, ये हम आगे सीखेंगे। कहां पर इजएमआर लगेगा, कहां पर वाजवर लगेगा, कहां पर हैज हैव लगेगा। यहां पर सिर्फ आपको इन चीजों को याद रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट वो होता है जो आपके काम को करता है, आपके वाक्य में जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब वो होगी जो आपके समय को बताएगी, ठीक है। एक बात और बताती है हेल्पिंग वर्ब कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के हिसाब से भी लगाई जाती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। वो सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस को बताएगी, आपके टाइम को बताएगी कि आपका जो वाक्य है वो कौन से समय का है। उसके बाद जो आपकी वर्ब है, वर्ब क्या बताती है? वर्ब बताती है आपके काम के बारे में कि क्या काम है जो किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा, है ना। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी होगा, जो भी काम होगा, वो ही आपका वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर इस काम का असर पड़ेगा, सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है, इस काम का असर जिस पर पड़ेगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहां तक आपका बिल्कुल जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि यही है जो कंफ्यूज करते हैं बच्चे, इनको ही नहीं पहचान पाते भाई क्या चीज है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है। सेंटेंस क्या है?
ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा था। ठीक है, इसकी हिंदी ये बनेगी कि वह एक किताब पढ़ रहा था। तो यहां पर किताब को पढ़ कौन रहा था, वह, तो वह यानी कि ही कौन है यहां पर, ही आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि काम को तो यही कर रहा है ना। वाज क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये वाज वर्ब बताएंगे हमें, क्या बताएंगे वाज वर्ब, समय के बारे में। तो इस वाज वर्ब से हमें इस वाले सेंटेंस के बारे में पता चलेगा ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो वाज वर्ब हम पास्ट में यूज करते हैं, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद वर्ब यानी कि रीडिंग, रीड क्या है, एक तरह से किसी क्रिया को करने का नाम है, पढ़ने का नाम है ना, पढ़ने को इंग्लिश में रीड कहते हैं। तो रीड यानी कि ये आपकी वर्ब है जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, और ये जो काम है ये हो किस पर रहा है, इस बुक पर हो रहा है ना, इस बुक को पढ़ने का काम किया जा रहा है ना इस सब्जेक्ट के द्वारा। तो ये जो बुक है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, A to Z वीडियो लेक्चर्स, कोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने इस काम में। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, है ना। ये चीज तो अभी हमने सीख लिया सब चीज, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब कुछ सीख लिया ना। अब हम क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है किसी भी सेंटेंस को बनाने का, सिंपल टेंस को, नेगेटिव को, इंटरोगेटिव को, नेगेटिव इंटरोगेटिव को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, सिंपल टेंस यानी कि जो सिंपल वाक्य होंगे आपके, वो कैसे बनेंगे टेंसेज में। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखना है, फिर आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर आपको वर्ब को लिखना है, और फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है। ये तो हो गया आपका सिंपल वाक्य को बनाने के लिए स्ट्रक्चर, फॉर्मूला। यदि आपको नेगेटिव सेंटेंसेज लिखने हैं, अब आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपने ऊपर वाला बनाया था ना, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो देखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया और बाकी सब कुछ सेम की सेम उतार दिया है ना, तो आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है सर, इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से आगे रख देना बस। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमने उठा के सब्जेक्ट से आगे रख दी, फिर वर्ब आ गई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब बन गया आपका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए, इंटरोगेटिव तो ये बना हुआ है ना, तो इसको सेम टू सेम लिख देना है, और नेगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस यही काम आपको करना है। इससे पहले मतलब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे सेंटेंसेज को। तो अब आपने सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव इन चारों का स्ट्रक्चर सीख लिया है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, क्या बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनको कैसे यूज करना है। तो देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टेंसेज हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, है ना। ये आपके क्या है, ये इन टेंसेज के पार्ट हैं। एक और है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। तो हम प्रेजेंट में, इंडेफिनेट में डू डज का इस्तेमाल करेंगे। और एक बात और याद रखनी है, मैंने इंडेफिनेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखा है, कंटिन्यूअस के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है। तो यहां पर हमने क्या सीखा है कि डू, डज, डिड और विल, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इजमार, वाज पर और विल भी, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में आपको डू डज का इस्तेमाल करना है, पास्ट में क्या यूज करना है, डिड का इस्तेमाल करना है, फ्यूचर के इंडेफिनेट में विल का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में हमें इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है, पास्ट के कंटिन्यूअस में हमें वाज, वर का इस्तेमाल करना है, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में हमें विल बी का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह से प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज, हैव, पास्ट के परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर के परफेक्ट में विल हैव का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हमने क्या सीखा है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पर लगेगी।
आपको एक मतलब एक्स्ट्रा बात और बता देता हूं, जहां पर भी आपको डू डज, इज एम आर और हैज हैव दिखे तो समझ जाना है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। जहां पर भी आपको डिड, वाज पर और हैड ये दिखें तो समझ जाना है कि सेंटेंस पास्ट का है। जहां पर भी आपको विल बी और विल हैव ये दिखें तो समझ जाना है सेंटेंस फ्यूचर का है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। बाकी वर्ब मैंने सबके साथ लिखी हुई है। और जो आपका एक आखिरी बच जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें कुछ भी नहीं करना, हैज हैव के बाद बीन लगा देना है, हैड के बाद बीन लगा देना है, विल हैव के बाद बीन लगा देना है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये तीनों चीजों को पढ़ लिया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। अब देखिए इनको जो मास्टर फॉर्मूला है बनाने का, जो हमने ऊपर बनाए थे बेस स्ट्रक्चर, वो मास्टर फॉर्मूला ये वाला था। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और ये मैंने आपको बता ही दिया है सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होता है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टेंसेज में हम सबसे पहले देखेंगे इंडेफिनेट। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो। ऐसे जितने भी काम हैं जिनकी ना तो आपको शुरुआत का पता है ना आपको अंत का पता है, वहां पर हम इंडेफिनेट का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं ना कई बार, हाँ डेफिनेटली वो आएगा। डेफिनेट का मतलब होता है जब कोई चीज निश्चित होती है ना, निश्चित चीज के लिए डेफिनेट बोलते हैं ना। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या हो गया? जो चीज निश्चित ना हो, इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित हो, जिसकी आपको ना तो ये पता हो कब होगा, कब से शुरू हुआ है, कब अंत होगा, कुछ भी ना पता हो। अब जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या चीज पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम ये चीज पढ़ते हैं कि भाई एक तो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ को पढ़ना है, डेली हॉबीज को पढ़ना है, डेली एक्टिविटी जो डेली काम करते हैं उनको पढ़ना है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जहां पर भी चीजें होंगी वहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाना है। तो वही तो बात है, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इसको समझोगे। इंडेफिनेट का मतलब ये है। अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वह बोलता है। ठीक है, वह बोलता है। अब ये जो सेंटेंस है ये तो एक तो ये है कि भाई ये तो उसकी मतलब वो है, क्या है, किसी भी इंसान की खूबी है कि वो बोलता है। वो जो बोलता है, बोलते तो सभी जानवर हैं, लेकिन इंसान की क्या खूबी है कि वो बोलता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये हमें क्या बताता है कि वो कब से बोलता है और कब तक बोलता रहेगा। हमें उसके शुरुआत और अंत की नहीं पता है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इंडेफिनेट का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। और यदि हम बोले इसी को पास्ट में कि उसने बोला, उसने बोला, तो ये पास्ट का हो जाएगा। वह बोलेगा तो ये फ्यूचर का हो जाएगा। ये तो हमें देख के पता चल जाएगा सेंटेंस को कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। कंफ्यूज तो हम इंग्लिश में हो जाते हैं, है ना। इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पर ही स्पीक्स, वह बोलता है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये है प्रेजेंट के इंडेफिनेट का। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डायरेक्ट वर्ब के बाद हेल्प जो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनेट में लगता है। ठीक है, शायद आपको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप इसके बाद दोबारा इसे देखना तब आपको समझ में आएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, ये जो आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? आप खुद बताइए। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी, जो किसी कंटिन्यूटी को दिखाता हो, जो वाक्य किसी कंटिन्यूटी को दिखाता हो, वहां पर हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं ना भाई, कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये प्रेजेंट भी कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। तो मतलब जो कार्य लगातार चल रहा हो जब आपने देखा था, या फिर जब आपने देखा है, या फिर जब आप देखेंगे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है वह खेल रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज प्लेइंग। अच्छा किसी ने आपसे पूछा कि भैया आपका भाई कहां पर है? आपने बोला यार कहीं नहीं, मेरा भाई तो खेल रहा है ना, खेल रहा है वो भी, तो यानी कि अभी इस टाइम पर वो काम कंटिन्यूटी में है। और यदि आप इसी बात को पास्ट में बोलेंगे, यार जब तुम आए थे ना, जब तो वो खेल रहा था, अब पता नहीं कहां पर है ना। तो मतलब पास्ट की बात आपने बता दी कि पास्ट में कंटिन्यूटी में था उसका खेलना। ही इज प्लेइंग प्रेजेंट में, ही वाज प्लेइंग पास्ट में, ही विल बी प्लेइंग ये फ्यूचर में बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और आपका टेंस चेंज होता रहेगा। परफेक्ट क्या मतलब होता है? परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई चीज परफेक्ट हो, पूरी तरह से परफेक्ट हो। अब चाहे वो परफेक्ट में क्या हो, खत्म हो गई हो या फिर शुरू हो चुकी हो, जो पूरी तरह से शुरू हो या खत्म हो, परफेक्टली हो मतलब। ठीक है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में यही डेफिनेशन चलेगी। देखिए कैसे, वह खा चुका है मतलब उसने खाने का काम परफेक्टली खत्म कर दिया है, तो हम बोलेंगे ही हैज ईटन।
वह खा चुका था, ही हैड ईटन, वह खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन, है ना। इस तरह से आप परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है जो काम आपका परफेक्टली शुरू हो गया है और कंटिन्यूटी में था या कंटिन्यूटी में है या कंटिन्यूटी में रहेगा। शुरू होकर कुछ समय कंटिन्यूटी में है, था या रहेगा, उसको आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों इसमें कवर हो जाते हैं। जैसे कि वह सुबह से खेल रहा है, मतलब सुबह से उसने खेलना स्टार्ट किया और अभी भी कंटिन्यूटी में है, तो कैसे बोलेंगे? ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है, ठीक है। और देखिए यदि हम इसी को बोलें कि वो सुबह से खेल रहा था, अब हमने पास्ट में बोल दिया कि पास्ट में उसने एक समय से खेलना स्टार्ट किया और कुछ समय तक खेलता रहा फिर बंद हो गया, तो बोलेंगे ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, है ना। और यदि वह सुबह से खेल रहा होगा आने वाले समय में, तो बोलेंगे ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप इन टेंसेज को, इनका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा जो डाउट है, इनके कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम जो नेगेटिव सेंटेंसेज बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज बनाते हैं, उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, ये नेगेटिव का सेंटेंस है, कैसे बोलेंगे? अब हमने क्या सीखा था कि आपको नेगेटिव जब भी सेंटेंस बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, यही तो सीखा था हमने पीछे। देखिए यहां पर नेगेटिव में क्या सीखा था? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है ना। और यहां पर हमने क्या किया है? वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद नॉट लगा दिया है। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो वाज से तो हमें पता चल गया सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगी कि सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। सब्जेक्ट ये है ही, गोइंग आपकी वर्ब है, ठीक है। यदि हम बोले इसको इंटरोगेटिव में, तो अब हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रख देना है। तो देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमने सब्जेक्ट से आगे रख दी, तो वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा था? वाज ही गोइंग टू स्कूल, है ना। यदि इसी को हमें दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था। इस तरह से आप इनको कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से बनाते हैं। बाकी ये जो स्ट्रक्चर्स थे वो हमने देख लिए थे। एक चीज और देखते हैं कि हमारा जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसमें हम ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब के साथ आपका इज, वाज, हैज और डज, ये चार जो हेल्पिंग वर्ब है ये आती हैं। जैसे ही इज, सी इज, इट इज, या फिर किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप इज लगा सकते हैं। ही वाज, ही हैज, ही डज, इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपका डिड है, हैड है और विल है, ये आपके सबके साथ यूज होंगे। इनमें ऐसा कोई जो है कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लिमिटेशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं। हमने वीडियो देख ली है, हमने वीडियो देख ली है। आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, और यदि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।